हेलो स्टूडेंट्स, हम 10वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन उसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो उसमें अब सिलेबस के हिसाब से डायरेक्ट टॉपिक आ रहा है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण पता ही है ना आपको, दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलो तो आगे। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी, उसे बिंब दूरी मतलब यू कहलाती है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, उसको प्रतिबिंब दूरी यानी कि वी कहलाती है। और आपको पहले से ही पता है फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। तो इन तीन राशियों के बीच एक संबंध है और इस संबंध को हम कहेंगे दर्पण सूत्र। आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, 1/में v प्लस 1/में u इज इक्वल टू 1/में f। ये फॉर्मूला दर्पण सूत्र का है, याद रखना है आपको, ठीक है। और यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। जब एग्जाम्पल को हल करेंगे तब दर्पण सूत्र में आपको u, v, f और r के मान प्रस्थापित करें तो नई कार्टेशियन चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो u, v, f, r है वो जब हम क्वेश्चन यानी कि वैसे सिलेबस तो नहीं है, सिलेबस में तो नहीं है एग्जाम्पल, इसके आधारित पर जो उदाहरण है, ठीक है, लेकिन उसमें ये यूज़ किए जाते। अब आवर्धन के बारे में पढ़े कि भाई आवर्धन मतलब क्या। तो याद रखना कि भाई गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न हुए आवर्धन वो एक आपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है और इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर आपको पूछे कि भाई आवर्धन मतलब क्या, तो गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश और बिंब की ऊंचाई यानी कि h, उसके अनुपात को आवर्धन कहेंगे। यदि h वो बिंब की ऊंचाई हो और h डैश वो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्राप्त होगा, m से दिखाया जाएगा। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया m इज इक्वल टू h डैश के बट्टे में h डैश मतलब प्रतिबिंब की दूरी, h यानी कि बिंब की ऊंचाई, ओके। अब आवर्धन m अगर बिंब दूरी यानी कि u और प्रतिबिंब दूरी यानी कि v उससे अगर संबंधित करना चाहो तो उसका फॉर्मूला रहेगा आवर्धन m इज इक्वल टू -v/में u। क्या रहेगा? -v/में u, ओके। चलो आगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। क्यों? क्योंकि बिंब प्राय मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है और आभासी प्रतिबिंब को लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए और वास्तविक के लिए ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब आभासी मिल रहा है तो बिंब की ऊंचाई धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब है तो ऋणात्मक लेना पड़ेगा। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। याद रखना, अगर आवर्धन के मान में माइनस आया तो वो कैसा प्रतिबिंब कहा जाएगा? वास्तविक। और आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है तो वो प्रतिबिंब आभासी है ऐसा माना जाएगा, ओके। चलो आगे। तो अब हमारा
आगे टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं, क्या क्या है, वो सब के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या होता है? ये अभी भी जो सरल रेखा है उसमें चलता है या तो अपनी दिशा बदलता है। और ये चीज़, ये जो अपवर्तन है वो हमारे साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ तो ऐसे अनुभव होते ही रहते हैं कि भाई पानी से भरा हुआ टैंक या तो ताल या तो पोखर की तली हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। आपने देखा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चश्मे जो पहनते हो, ठीक है, वही है ना, आँख से निकलकर चश्मा के कांच से होकर हम क्या बाहर है या तो हम क्या पढ़ रहे हैं वो सभी देख रहे हैं। कांच से भी हम डायरेक्ट थ्रू देख सकते हैं। फिर आगे कि भाई क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबा देखा है? हाँ, देखा है। यह वायु तथा पानी के आंतर पृष्ठ पर यानी कि पानी की ऊपरी सतह टेढ़ी प्रतीत होते हैं। आपने शायद एग्जाम्पल किया या तो फिर प्रैक्टिकल किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कांच के ग्लास में आधे से ज़्यादा पानी भर लो, फिर बड़ी वाली जो पेंसिल आती है वो उसमें डुबाओगे आधी और टेढ़ी रखोगे और फिर आप बाहर से उसको देखोगे कांच से, तो आपको जो ऊपरी सतह दिखेगी वहाँ से जो पेंसिल है वो टूटी हुई लगती है। पानी की सतह और हवा की सतह, ऐसे दो माध्यम के बीच में जो पेंसिल है वो टूटी हुई लगती है आपको। ओके, अब देखो कि भाई किसी कांच के बर्तन में नींबू पानी से देखने पर आपने वास्तविक साइज के बड़े प्रतीत होते हैं। जैसे कि मान लो कि भाई पानी में सिक्का डाल दिया तो सिक्का आप ऊपर से देखोगे तो बड़ा दिखेगा। तो ये सब क्यों है? फिर देखो कि पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना। तो देखो कि भाई पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। ओके, वो डूबा हुआ भाग और वहाँ से जो आने वाला प्रकाश वो पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना की दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है और इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और इन्हीं कारण से ही जब अक्षरों के ऊपर जब कांच का स्लैब आप रखोगे तो वो कैसे दिखेगी कि भाई मान लो अक्षर उठ गए हो ऐसे। यदि पानी के स्थान पर हम कोई अन्य द्रव जैसे कि भाई केरोसिन, तारपीन का तेल अगर प्रयोग करोगे, क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखेगी? यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दे, क्या तब भी अक्षर ऊंची ऊंचाई तक उठे प्रतीत होगी? तो आप देख सकते हो भाई अलग अलग माध्यम लेके, जैसे कि कांच की जगह पे प्लास्टिक, पानी, केरोसिन, तारपीन का तेल, अलग अलग माध्यम के युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। कांच में अलग दिखेगा, केरोसिन हो तो उसमें अलग दिखेगा, मतलब माध्यम बदल जाएगा। ठीक वैसे ही
हमें जो अक्षर प्रतीत होते हैं, या तो जो प्रकाश का किरण है उसका गमन बदल जाता है, और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अब क्रियाकलाप यहाँ पे दी गई है आपको कि भाई एक पानी से भरी एक बाल्टी पर एक सिक्का रखो, फिर अपनी आंखों को पानी के ऊपर रखो। अभी मैंने जैसे बताया, एक बार पानी के अंदर सिक्का डालने पर ऊपर से आप देखोगे तो वो सिक्का ऊपर, ऐसा अनुभव होगा आपको। फिर एक बड़ा या तो कटोरा रखकर उसकी तली में एक सिक्का रखिए, कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। जब सिक्का ठीक ऊंचाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। ठीक है। दोनों में सिक्का है, आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा कि भाई कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर हुआ प्रतीत होता है। ये तो पता ही है सबको। ओके, चलो अब जो क्वेश्चन है वो IMP है, यानी कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। और इस परिघटना को समझने के लिए हमें थोड़ा क्रियाकलाप करना पड़ेगा कि भाई एक ड्राइंग पेपर पर सफ़ेद कागज़ की शीट वो लगानी है, फिर उसके ऊपर कांच का एक आयताकार स्लैब रखना है, फिर उसको नाम जैसे कि ABCD देना है। अब मान लो कि भाई E और F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगा है कि पिनों को मिलाने वाली रेखा और AB से कोई कोण बनाती हुई है। आप फिगर में देखोगे तो देखो इस प्रकार वह आयताकार कांच के स्लैब रखना है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे। ये जो कोष्टक में है ये आपको याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट यही करना है कि इसमें आप देखोगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं O तथा O' पर परिवर्तित की है। वो आप O और O' देख रहे हो आप। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु O तथा O' दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। आप देख रहे होंगे दोनों बिंदु कौन कौन से, O और O' दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। अब देखो AB के बिंदु O पर, AB जो सतह है उसके ऊपर O बिंदु है, एक अभिलंब खींचा गया है NN' और दूसरा अभिलंब MM'। CD के बिंदु O' पर खींचा है। बिंदु O पर प्रकाश किरण वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो अब नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। O' पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में, जब O था तो किरण आ रही थी हवा से कांच में। O' में क्या हो रहा है, किरण आ रही है कांच से बाहर निकलकर हवा में, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तक सतहों AB और CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना आप करोगे तो क्या होगा। तो आप देख रहे हो भाई EO है वो आपतित किरण है, OO' अपवर्तित किरण है और OH निर्गत किरण है। देखो इसमें 3 किरण, आपतित, अपवर्तित और निर्गत। इसमें आप देख सकते हैं कि भाई निर्गत किरण आपतित किरण दिशा के समांतर है। देखो आप देख रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है, आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत फलक AB और CD पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है और इसी कारण से निर्गत किरण
आपतित किरण से समांतर निकलती है। ये उसका रीजन है। उसका परिमाण कैसा है? समान और विपरीत। और प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के आंतर पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो तो क्या होगा? वो आपको खुद करना, ठीक है। अब अपवर्तन क्या है वो तो समझ में आ गया है कि भाई एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाते हैं। तो जैसे परावर्तन के नियम थे, ठीक वैसे ही अपवर्तन के भी नियम होंगे। तो उसका पहला नियम ऐसा है कि भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब वो सभी एक ही तल में, ये दोनों सेम जैसे है, एक जैसे। दूसरा यह है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? स्थिर। और इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। याद रखना, आपको पूछा जाए कि भाई स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको लिखने पड़ेगी कि भाई आपतन कोण की ज्या और अपतन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। नीचे देखो फॉर्मूला, साइन आई बट्टे में साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। ओके। और इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर अपवर्तनांक क्या है, और होना भी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि भाई अपवर्तन क्या है। तो आप पढ़ ही चुके हैं कि भाई जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा बदल लेती है, परिवर्तित कर देती है। और किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, और जो समीकरण में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। अपवर्तनांक है एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबंध किया जाता, और यह देखा है कि भाई विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होता है। और निर्वात में देखो, आप याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी? 3 × 10⁸ इतनी अधिकतम चाल से चलता है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली वो द्रुततम चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम है। निर्वात मतलब आपको पता है जहाँ पे शून्य अवकाश है, जहाँ पे वायु है ही नहीं, वहाँ कांच या पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? चाल के ऊपर। यह आपको याद रखना पड़ेगा भाई। आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे कि भाई एक प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 और माध्यम 2 में v2। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं, और उसे n/1 यानी कि एक का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक तो n12, और माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक तो n21। तो देखो n21 इज इक्वल टू
V1 बट्टे में V2। V1 मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, V2 मतलब माध्यम 2 में। ठीक, नीचे ही N12 तो उसमें V2 बट्टे में V1। यदि माध्यम 1 में निर्वात या तो वायु है तो तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, और यह केवल N2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो उसको अपवर्तनांक Nm, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा c बट्टे में v। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। सारणी में आप देख सकते हो कि भाई अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक। उसमें देखो पानी का 1.33, ठीक है। फिर उसमें इसका अर्थ है कि भाई वायु में प्रकाश का वेग तथा वे वेग का अनुपात 1.33 है। ठीक वैसे ही कांच का 1.52। तो इसमें एक जो कोष्ठक है उसमें पानी, कांच, फिर हीरा, देखो आप सबसे बड़े इसमें देख रहे हो कि भाई सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है वो हीरे का है। ठीक है, तो यह नोट कीजिए कि भाई यह आवश्यक नहीं है कि भाई प्रकाशीय सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं केरोसिन कि भाई जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशीय घनन है, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक है उसका टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम डायरेक्ट जाएंगे भाई कि लेंस का सूत्र, हमारा टॉपिक वो है लेंस का सूत्र और आवर्धन। जैसे वो दर्पण का था कि नहीं, ठीक वैसे ही सेम टू सेम इसमें है और कुछ नहीं। क्या है कि भाई जैसे उसमें भी देखो आप गोलीय दर्पण के लिए सूत्र तो ज्ञात किया था 1/v प्लस 1/mu इज इक्वल टू 1/f। ठीक वैसे ही इसमें भी देखो बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f, उसके बीच जो संबंध प्रदान करता है उसे लेंस का सूत्र कहा जाता है। इसके फॉर्मूले में सिर्फ डिफरेंस इतना है, उसमें प्लस था गोलीय दर्पण में, इसमें क्या है माइनस। 1/v माइनस 1/mu इज इक्वल टू 1/f। और यह सूत्र व्यापक करता है कि भाई किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में वो मान्य है। और लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंकिक मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे हम गोलीय दर्पण में आवर्धन पढ़े थे, ठीक वैसे इसमें भी कि भाई किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति है। तो वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में उसको दिखाया जाता है। इसे अक्षर m द्वारा दिखाया जाता है। तो देखो m इज इक्वल टू h/h, वही है सेम टू सेम। और लेंस द्वारा आवर्धन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से अगर संबंधित किया करना है तो m इज इक्वल टू v/u, यह भी आपको पता ही है। ओके, चलो अब आगे। तो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या? तो किसी भी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की क्षमता है ना, उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कि भाई कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशित केंद्र के निकट फोकसित करती है, मतलब प्रकाशित केंद्र की ओर सब मिलते हैं। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस
अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को वो क्या करेगा, अपसरित। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण दोनों में से कोई एक वो करने की मात्रा है, उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है और उसे P के द्वारा निरूपित करते हैं। और इसीलिए लेंस की क्षमता को P = 1/f, P = 1/f उस फॉर्मूला से दिखाया जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डायोप्टर, इसे D से दर्शाया जाता है। यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिनकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो यानी कि एक डायोप्टर = 1 मीटर - 1। आप ये भी नोट कर सकते हैं कि भाई उत्तल लेंस की क्षमता ऑलवेज धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। आपको याद रखना पड़ेगा भाई। आगे जब आप चश्मा बनाने वाले के उसके पास जाओगे तब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं कि मान लीजिए कि भाई निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसका अर्थ है कि भाई निर्धारित लेंस कौन सा है, उत्तल, और उसकी फोकस दूरी कितनी है, 0.50 ही आएगा क्योंकि 1/f यानी कि 1/2 यानी कि 0.50। और अगर -2.5D क्षमता है तो फोकस दूरी होगी 0.40। तो यह लेंस कैसा होगा, अवतल। ओके, तो ये हो गई लेंस की क्षमता। ओके, तो आपको इस चैप्टर में बोर्ड में क्या क्या पूछा जाएगा वही टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, आपको ये सभी टॉपिक याद करने हैं, समझने हैं। ठीक है, और बुक में भी आप जो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो भी आप अंडरलाइन करते जाओ भाई, और नोट डाउन भी करते जाओ किसी बुक में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसके स्वाध्याय में हमारे सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं या तो समझाया है, तो वो टॉपिक भी आप स्वाध्याय में से देख देख के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से भी आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 10वां यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।